चलिए दोस्तों, आज हम नीट JEE MSCET MCQ टेस्ट नंबर 9 लेवल फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। ये जो वीडियो सॉल्यूशन है, इसी वीडियो सॉल्यूशन के नीचे आपको एक टेस्ट की लिंक दी वाली है, आप उसे पहले छुड़ाइए और बाद में ये वीडियो सॉल्यूशन देखिए। अब टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 81 हम देखते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, the binding energy per nucleon for oxygen 816 lie above the curve because option A है it is very stable, option B है its mass defect is more than expected, option C है it is a gaseous atom and option D है it occur in free in the nature। देखिए, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू, जो भी न्यूक्लियस होगा जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू 8 टू 8.7 के बीच में होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू जो होती है वो मास डिफेक्ट पे डिपेंड होती है। मोर द मास डिफेक्ट मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू होंगी। इसलिए जो हमारा ऑक्सीजन 816 जो न्यूक्लियस है उसमें मास डिफेक्ट डेल्टा एम की वैल्यू हाइयर होने के कारण उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू एक्सपेक्टेडली हाई होगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? बी इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम बी राइट करेंगे। बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर एलिमेंट हैविंग द मास नंबर फ्रॉम 20 to 60 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऑप्शन है बिलो 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है कांस्टेंट एट 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है इंक्रीजेस स्लोली फ्रॉम 7.5 to 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है डिक्रीजेस फ्रॉम 8.5 to 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है हमारे सामने, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है इनमें जबकि एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 20 से मास नंबर 60 तक हम जाते, तब हमारे को लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू 7.5 से 8.5 तक बढ़ जाएंगी। बाद में ये 8 से 60 से जब हम 208 तक आएंगे तो ये वैल्यू 8.5 से 8.7 तक बढ़ेंगी। इसलिए ये जो न्यूक्लियस है ये 20 to 60 वाले, जहां पर 7.5 to 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू होती है, वो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीजेस स्लोली फ्रॉम 7.5 to 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ऑप्शन ए है आइसोटोपिक एटॉमिक मास, ऑप्शन इक्वल टू थ्योरेटिकल एटॉमिक मास, ऑप्शन बी है आइसोटोपिक एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल एटॉमिक मास, ऑप्शन सी है आइसोटोपिक एटॉमिक मास इज लेस देन थ्योरेटिकल एटॉमिक मास, ऑप्शन डी है आइसोटोपिक एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड एटॉमिक मास। जबकि हमारा फार्मूला है मास डिफेक्ट निकालने का, तो हमें मालूम है कि जो थ्योरेटिकल एटॉमिक मास होता है वो ऑलवेज आइसोटोपिक एटॉमिक मास से ज्यादा होता है। थ्योरेटिकल एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं कि मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस a माइनस जेड मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमारा थ्योरेटिकल मास होता है। और थ्योरेटिकल मास ऑलवेज ग्रेटर होगा जो एक्चुअल उसका मास होता है, तो एक्चुअल मास को हम आइसोटोपिक मास कहते हैं। एक्चुअल मास क्यों आइसोटोपिक मास कहेंगे इसको, तो इससे हमारा कैलकुलेटेड मास थ्योरेटिकल मास ज्यादा रहेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, द लॉस इन मास ड्यूरिंग द चेंज, द लॉस इन मास ड्यूरिंग द चेंज एक रिएक्शंस दी वाली है, लिथियम 37 हाइड्रोजन 1H1 gives rise to 2 helium nucleus प्लस 17.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए है, जबकि ये रिएक्शन होने के बाद कितना मास डिफेक्ट होगा, इतनी बाइंडिंग एनर्जी ये
रिएक्टेंट का कन्वर्शन जब प्रोडक्ट में होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो हाउ मच मास इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस? तो ऑप्शन ए है 1.862 AMU, ऑप्शन बी है 0.046 AMU, ऑप्शन सी है 0.0185, ऑप्शन डी है 0.56। अब जबकि एनर्जी दी वाली है हमें, तो मास डिफेक्ट हमें निकालने आ सकता है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931, ये हमारा फार्मूला है। और इसलिए हम मास डिफेक्ट इस रिएक्शंस में का निकाल सकते हैं कि एनर्जी हमें दी वाली है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस डिवाइडेड बाय 931। अब 17.25 डिवाइडेड बाय 931, इसका हमारा को आंसर आ जाएगा 0.0185। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा रहेगा? 0.0185 AMU, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। द मास डिफेक्ट इज measure of vacant space for the nuclei. ऑप्शन ए स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी है रिएक्टिविटी, ऑप्शन सी है केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। मास डिफेक्ट हम किस लिए पढ़ते हैं? कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए हम पढ़ते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86 नंबर का क्वेश्चन। Which of the following element has highest binding energy per nucleon value? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है रेडियम, ऑप्शन डी है सोडियम। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू होती है वो 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो वैल्यू है, ये 3 आइसोटोप्स है फेकोनी, जिनका मास नंबर होता है 64। ये जो आइसोटोप्स होते हैं, ये सबसे स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा बी, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू हमारी आयरन की होंगी। बाद में नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इफ m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ each of protons and neutrons respectively, and if m is AMU is the isotopic mass, AMU इसका isotopic mass है of nucleus, और इनमें एक ZNA the total binding energy of the nucleus in million electron volt is। हमें एक एलिमेंट दिया वाला है, इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। इनमें m1 हमारे को प्रोटॉन दिए वाले हैं और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें m2 दिए वाला है। न्यूट्रॉन का मास हमें n2 दिए वाला है, और इसका आइसोटोपिक मास, जो आइसोटोपिक मास होता है वो हमें कैपिटल M दिए वाला है। तो हम जब मास डिफेक्ट का फार्मूला निकालेंगे तो टोटल प्रोटॉन्स हमारे जितने भी होंगे, टोटल प्रोटॉन का मास m1 प्लस A माइनस Z, टोटल न्यूट्रॉन का मास m2 माइनस mi, ये हमारा फार्मूला होगा मास डिफेक्ट निकालने का। और बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें मालूम है कि मास डिफेक्ट इनटू बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा m इंटू 931, और डेल्टा m हमारी ये वैल्यू है Z m1 प्लस A माइनस Z m2 और 931। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है माइनस mi। इसमें माइनस mi मास डिफेक्ट यहाँ लेंगे हम, ठीक है। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाद में हम 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। If neutron to proton ratio is high, the nucleus tend to stabilize by। ऑप्शन ए है emission of beta particle, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन कैप्चर, ऑप्शन सी है losing a positron, ऑप्शन डी है any of the above। देखिए जब न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन्स में, तो न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स में कन्वर्शन के टाइम में बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है, और जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हाइयर होने के कारण वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए वो 1.5 न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो के रेंज में आने के लिए न्यूट्रॉन का कन्वर्शन न्यूक्लियस में प्रोटॉन में होता है, तब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो
डिक्रीज होके वो स्टेबलाइज होते हैं। तो इसलिए ड्यूरिंग दिस टाइम द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन्स बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए, ये करेक्ट आंसर है। बाद में हम 89 नंबर का क्वेश्चंस देखेंगे। द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस करस्पॉन्डिंग टू 1 AMU इज ऑप्शन ए 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 93.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी है 931 जूल। देखिए जब 1 AMU मास लॉस होता है, 1 AMU मास जब भी लॉस होगा न्यूक्लियस के फॉर्मेशंस में, तो जो एनर्जी रिलीज होंगी, बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होंगी वो 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होंगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? बी। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाद में 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द न्यूक्लियर फोर्सेस आर, ऑप्शन ए है शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज, ऑप्शन बी है वीक एंड लॉन्ग रेंज, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज, ऑप्शन डी है आइदर ए और बी। जो न्यूक्लियस में जो फोर्स होते हैं वो 10⁻⁻⁴ डिस्टेंस में ऑपरेट होते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट रेंज फोर्स कहा जाता है, शॉर्ट रेंज फोर्स कहा जाता है। और ये 10⁻21 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स से 21 टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम सी करेक्ट आंसर देंगे। तो इस तरह हमसे अभी तक 9 टेस्ट हमने छुड़ाया है। तो सभी टेस्ट के पहले आप टेस्ट सॉल्यूशन कीजिए और बाद में ये वीडियो लेक्चर देखिए। जो टेस्ट है इसी वीडियो के नीचे दी वाली है, आप हर वीडियो के नीचे की टेस्ट पहले छुड़ाइए, बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। थैंक यू।